नमस्कार बेटा। हमने किया था कल संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। आज हम कर रहे हैं और कल किया हमने कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। जैसा कि आप सब बेटा जानते हैं कि हम यदि इस संसार में रह रहे हैं तो हमने कोई ना कोई क्रिया अवश्य करनी है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई ना कोई कार्य अवश्य किया जाता है। तो इस क्रिया के अंतर्गत हमने क्रिया को दो भागों में विभाजित किया है। पहला कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद, दूसरा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। कल हमने किए हैं कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद और आज हमने करने हैं संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सबसे पहले आप देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है, प्रेरणा देने वाले क्रिया, ठीक है, प्रेरणा देने वाले कार्य या क्रिया। तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे? जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को उन्हें करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस काम को करने वाला स्वयं ना करे और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप कहेंगे जो प्रेरणा देने वाला होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रेरक कर्ता। जो प्रेरणा देने वाला होता है उसे कहा जाता है प्रेरक कर्ता, और प्रेरणा प्राप्त करने वाले को, जो प्रेरणा प्राप्त करेगा, उसे कहा जाएगा प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरणा देने वाला प्रेरक कर्ता और जो प्रेरणा प्राप्त करेगा उसे कहा जाएगा प्रेरित कर्ता। मैं आपको सर्कल करके भी दिखाऊंगी कि कहाँ पर प्रेरक कर्ता लिखा है मैंने और कहाँ प्रेरित कर्ता। ठीक है, तो हमें पहले परिभाषा जो समझनी थी वो हमें समझ ही आ चुकी है कि क्या है। यानी कि कर्ता, जो प्रेरक करता है, वो स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो प्रेरित कर्ता कहलाता है और इसे ही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। रोहन जूस पीता है। यहाँ पर जूस खुद पी रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ लगाती हूँ माँ रोहन को जूस पिलाती है। माँ रोहन को जूस पिलाती है। आप कहेंगे चित्र तो और कुछ दिया हुआ है, चित्र को भी स्पष्ट करेंगे बाद में। पहले मैं इस उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रही हूँ। पहले मैंने कहा कि रोहन जूस पीता है, यानी कि खुद ही पी रहा है। लेकिन अगली जो उदाहरण हमारा दिया गया है उसमें मैंने कहा है मोहन माँ रोहन को जूस पिलाती है। यहाँ दिया गया है, ये देखिए। ठीक है, माँ रोहन को जूस पिलाती है, तो यहाँ पर प्रेरित होकर, ठीक है, प्रेरित किसकी प्रेरणा से? माँ की प्रेरणा से। रोहन जूस पी रहा है, खुद पी रहा है, लेकिन प्रेरणा किसने दी है? माँ ने। दोनों स्थितियों में रोहन जूस पी रहा है, परंतु प्रथम वाक्य में वह स्वयं जूस पी रहा है, खुद पी रहा है, और जबकि दूसरे वाक्य में माँ द्वारा प्रेरित किए जाने पर जूस पिया जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ देखेंगे माँ किसको प्रेरणा दे रही है कार्य करने की? धोबी को प्रेरणा दे रही है। और एक और एग्जाम्पल इस प्रकार, यहाँ दो प्रकार के जो मैंने कर्ता आपको दिए थे, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। तो यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, कहाँ पर? यहाँ पर प्रेरक और प्रेरित। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापक को पत्र भिजवाया। ठीक है, यहाँ मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापक को पत्र भिजवाया। इन वाक्यों में दो कर्ता हैं। पहले में माँ, ठीक है, कौन से क्वेश्चन था जो हमारा? माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, और फिर मोहन ने रोहित को हाथ अध्यापक को पत्र भिजवाया। इन वाक्यों में दो कर्ता हैं। एक में कौन है? माँ और धोबी। ठीक है, इसमें जो वाक्य हमारा था माँ धोबी से कपड़े धुलवाती, इसमें काम करने वाले दो कौन है? माँ और धोबी। और इसमें कौन है? मोहन ने रोहित के हाथ अध्यापक को पत्र भिजवाया, इसमें है मोहन और रोहित। अब यहाँ पर अगर हम देखें
मोहन और रोहित दोनों काम करने वाले, लेकिन यहाँ पर माँ और पहले वाक्य में जो माँ है और दूसरे वाक्य में जो मोहन है ये कार्य करने की प्रेरणा दे रही है। किसको? धोबी को। और किसको दे रही है? रोहित को। किसको? रोहित को। और किसको दिया जा रहा है? धोबी को। तो यहाँ पर क्रिया को कार्य करने की उसको प्रेरणा दी जा रही है। और धुलवाती और भिजवाया क्या है? हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो आज ये समझने के पश्चात हम देते हैं कि प्रेरणार्थक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। जैसे अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, अध्यापक बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं। कर्ता स्वयं बच्चे को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हें भी पाठ पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब घर जाके तुम्हें पढ़ना है उस पाठ को। माँ बच्चे को नहलाती है। यहाँ पे कर्ता स्वयं बच्चे को नहाने के लिए प्रेरित कर रही है, बच्चे को नहला रही है कि तुम्हें आगे ऐसे स्वयं नहाना है, उसे प्रेरणा दे रही है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक कौन है? अध्यापक और माँ। क्लियर? आगे देखेंगे हम द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। हमने ऊपर वाले में देखा था, इसमें सम्मिलित हुई थी माँ और अध्यापक भी सम्मिलित हुआ था, लेकिन इसमें कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर किसी को अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। अध्यापक यहाँ पे स्वयं कार्य नहीं कर रहा है बल्कि समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अध्यापक समीर से बच्चों को पढ़वाते हैं। यहाँ पर अध्यापक स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि समीर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे हमारे स्कूल में कंपटीशन होता है, कभी कंपटीशन में क्या किया जाता है? मैम कई बार आपको कहता है कि आपने स्टेज टैकल करना है, मैम आपको प्रेरित कर रही है, तो आप टैकल करते हैं। आप स्टेज में जो भी आपका स्पीच होती है ऑर्गेनाइज करना, वो आपका कार्य होता है। और प्रेरणा कौन देता है आपको? मैम। तो याद रखिएगा, ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं में अंतर है कि प्रथम में एक कर्ता होता है और द्वितीय में प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं। प्रथम में कितना होता है? 1 कर्ता होता है और द्वितीय में 2 कर्ता होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम किस पर? हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने वाली व संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले प्रयुक्त होने व संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। इसकी रचना धातु में क्या लगाने से होती है? कर या करके लगाने से होती है। तो हम इस चित्र में देखते हैं और जो उदाहरण दिए गए उन्हें देखते हैं, उससे समझ आ जाएगी हमें। जैसे ग्रीश दूध पीकर सो गया। ग्रीश ने पहले काम क्या किया? दूध पिया और फिर उसके बाद सो गया। तो दूध पीना पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे लड़की सांप को देखकर डर गई। पहले उसने क्या किया? सांप को देखा, बाद में वो डरी। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है देखना और पीना। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो हम क्या कहेंगे कि इन वाक्यों में डर गई या सो गया मुख्य क्रियाएं हैं, किंतु पीकर और देखकर इनसे पहले संपन्न होने वाली क्रियाएं हैं। ये क्या है? पूर्वकालिक क्रियाएं। आगे जो हमने करना है सहायक व रंजक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। समझिए, रंजक क्रिया का अन्य नाम है सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है, अपना अर्थ खो देती है और मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तब वह रंजक या सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे सब अंदर आ जाओ। आना मुख्य क्रिया है और उसके साथ क्या जुड़ गया है? जाओ। जो जाओ है वह रंजक या सहायक क्रिया है।
जैसे अगला एग्जाम्पल, दुकानदार सामान दिखाने लगा। मुख्य क्रिया क्या है? दिखाने, और उसके साथ क्या लग गया? लगा। तो वो कौन सी क्रिया है? रंजक या सहायक क्रिया। क्लियर? आगे हमने जो देखना है, जो हमारी संरचना के आधार पर अन्य क्रिया है, वो है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। किनमें? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं। जैसे संज्ञा शब्दों से फिल्म, फिल्माना, झूठ, झुठलाना, लज्जा, लजाना। सर्वनाम शब्दों से क्या बनेगी आगे हमारा? सर्वनाम शब्दों से देखेंगे अपना, अपनाना, मैं, मिमियाना। और अनुकरणात्मक शब्दों से चमचम, चमचमाना, थर थर, थर थराना। विशेषण शब्दों से गरम, गरमाना, सठ, सठियाना। उदाहरण, जैसे मिठाइयों पर मक्खियाँ क्या कर रही हैं? भिन भिना रही थी। भिन भिना क्या है? नाम धातु। देर रात तक दोनों बतियाते रहे। अब दो बहनें हैं, देर रात तक दोनों क्या करती रही? बतियाती रही। तो बतियाती या बतियाते जो होता है वो नाम धातु क्रिया होता है। यहाँ आपको समझ आ गया होगा। आज हमने की है संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, जो आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और आपने नाम धातु क्रिया में क्या बताया था मैंने? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, अनुकरणात्मक आदि शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है, वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे फिल्म से फिल्माना, अपना से अपनाना, चमचम से चमचमाना, गरम से गरमाना आदि। तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या करना है? इनका अभ्यास करना है, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कौन कौन से किए हैं नाम धातु में हम इसके अंतर्गत संरचना की दृष्टि में? सबसे पहले प्रेरणार्थक, सेकंड नंबर पर हमने किया है कौन सा? अगर आप करना चाहे पूर्वकालिक, थर्ड इसका नाम क्या? सहायक, और फोर्थ नाम धातु क्रिया। तो इनका अभ्यास करिए। अभ्यास करने से आपको बिल्कुल ही समझ आ जाएगा।